तेजा वहाँ से सीधा ऑफिस के लिए निकल गया था। वहीं ऑफिस में सब लोग किसी ज़रूरी मीटिंग में बिजी थे। उस मीटिंग में वो भी शख्स आया था जो रुद्राज की हल्दी और संगीत में मौजूद था। उस शख्स को देखकर रुद्र ने कहा, राज सिंघानिया, हम आपके साथ ये डील करने के लिए रेडी हैं, लेकिन हमारी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर आपको मंजूर हो तो हम ये प्रोजेक्ट आगे की ओर बढ़ा सकते हैं, वरना ये प्रोजेक्ट यहीं ओवर होता है। तो राज ने रुद्र को देखते हुए कहा, और क्या मैं आपकी टर्म एंड कंडीशंस जान सकता हूँ? राज की बात सुनकर रुद्र प्रथम को कुछ इशारा करता है तो प्रथम राज के सामने एक फाइल रख देता है। राज उस फाइल को उठाकर पढ़ने लगता है। जैसे जैसे राज वो फाइल पढ़ रहा था, वैसे वैसे उसके फेस के एक्सप्रेशन चेंज होते हुए नजर आ रहे थे। फाइल पढ़ने के बाद राज ने रुद्र को देखकर कहा, ये सब क्या है? ऐसा नहीं हो सकता। तुम चाहते हो कि इस प्रोजेक्ट में मेरी कंपनी को 30% का प्रॉफिट हो मिले और तुम्हारी 70% कंपनी को मिले, जबकि पैसा तो हम दोनों बराबर लगा रहे हैं ना? रुद्र ने राज को देखकर कहा, हाँ, मैं यही चाहता हूँ, और पैसे भी तुम्हारे लिए बहुत है कि तुम्हें रोज सिंह ओबरॉय के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। अगर मंजूर है तो बोलो, वरना दरवाज़ा वहाँ है, जा सकते हो। रुद्र का तो एटीट्यूड देखकर राज को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन उसे ये प्रोजेक्ट किसी भी कीमत पर करना था। जो राज कुछ देर तक सोचता रहा और उसने फाइल पर साइन करते हुए कहा, मुझे मंजूर है, मैं ये प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ। राज की बात सुनकर रुद्र के फेस पर स्माइल आ जाती है। थोड़ी देर बात करने के बाद राज वहाँ से चला जाता है। वहीं रुद्र भी अपने केबिन में चला जाता है। रुद्र अपने केबिन पे जाकर देखता है तेजा वहीं बैठा हुआ था। तेजा को देखकर रुद्र ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो आज अपने हनीमून पर जाने वाले थे, तो फिर यहाँ कैसे आ गए? रुद्र की बात सुनकर तेजा ने कहा, जाने वाला था नहीं, बल्कि मैं जाने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल मेरी बीवी अपने मायके गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना तुमसे ही मिल लिया जाए। रुद्र के पीछे पीछे प्रथम, पार्थ, अभी और आदि भी उसके केबिन पर आ जाते हैं। प्रथम ने तेजा को देखकर कहा, तुम यहाँ कैसे? तो तेजा ने प्रथम को देखकर कहा, क्यों, मैं नहीं आ सकता क्या? तो प्रथम ने तेजा को देखकर कहा, आ सकते हो, बट मैंने तो इसलिए पूछा था क्योंकि तुम्हारी अभी अभी नई शादी हुई है, तो मुझे लगा कि तुम शायद नहीं आओगे। प्रथम की बात पर तेजा ने चिढ़ते हुए कहा, तुम लोग मेरी शादी के पीछे ही क्यों पड़े हो? और वहाँ तुम्हारी बीबी, उसे मेरी फर्स्ट नाइट में क्या हुआ था, इस बारे में जानना है। मुझे समझ में ही नहीं आता, आखिर तुम लोगों को मेरी शादी और फर्स्ट नाइट से क्या इंटरेस्ट है जो मेरे पीछे पड़े हो? तेजा की बात सुनकर प्रथम ने हैरानी से कहा, क्या बात कर रहे हो? प्राची तुमसे तुम्हारी सुहाग रात के बारे में पूछ रही थी। तो तेजा ने प्रथम को देखकर कहा, हाँ, इसलिए वहाँ से यहाँ आया हूँ, 2 मिनट भी चैन से नहीं बैठने दिया। तेजा की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं और फिर वो लोग वहीं बैठकर बातें करने लगते हैं। शाम के टाइम सब लोग ओबरॉय पैलेस के लिए निकल जाते हैं। तेजा तो पहले ही निकल गया था और वह लिया को लेकर वहाँ से जा भी चुका था।
धीरे धीरे 2 दिन निकल जाते हैं और इसी के साथ एग्जीबिशन का दिन भी आ जाता है। रुचि की पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए जा चुकी थी। वहीं रुचि काफ़ी एक्साइटमेंट थी। उसकी पेंटिंग पहली बार एग्जीबिशन में जा रही थी, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। एग्जीबिशन में बहुत बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे और रुचि की पेंटिंग काफ़ी लोगों को पसंद आई थी। वहीं रुचि की नज़र एक पेंटिंग पर जाती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, लेकिन पेंटिंग सोल्ड आउट हो चुकी थी। रुचि वहां जाकर उस पेंटिंग को वहां से निकालने के लिए बोलती है। तभी जिस लड़की ने वह पेंटिंग खरीदी हुई थी, उसने आकर कहा, मैंने ये खरीद चुकी हूँ, तो तुम इस तरीके से उसे यहाँ से नहीं हटवा सकती। तो रुचि ने उस लड़की को देखकर कहा, ये पेंटिंग बिकाऊ नहीं है, ये गलती से यहाँ पर आ गई है। तो उस लड़की ने कहा, लेकिन अब तो मैं इसे खरीद चुकी हूँ और मैं अपनी चीज़ किसी को नहीं देती। तो रुचि ने उस लड़की को देखकर कहा, लेकिन ये मेरी पेंटिंग है और मैं इसे बेचना नहीं चाहती, तो तुम इसे नहीं खरीद सकती। असल में वो पेंटिंग रोद की थी, लेकिन इसमें उसका फेस नहीं दिख रहा था, बस उसकी आंखें ही नज़र आ रही थी। लेकिन फिर भी वह पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वहीं रुचि रोद की पेंटिंग किसी को बेचना नहीं चाहती थी और रोद की पेंटिंग बस अपने लिए ही बनाती थी कि तभी प्रथम ने रुचि के पास आकर कहा, क्या हुआ रुचि बच्चा, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो रुचि ने उस पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, भाई मैं इस पेंटिंग को बिल्कुल भी नहीं बेचना चाहती, इसे आप यहाँ से हटवा दीजिए प्लीज़। तभी उस लड़की ने कहा, लेकिन अब मैं इसे खरीद चुकी हूँ और तुम इस तरीके से इसे यहाँ से नहीं हटवा सकती। उस लड़की की बात सुनकर इस बार रुचि को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो इस बार रुचि ने थोड़ा चिल्लाते हुए कहा, लेकिन मैंने कहा ना, मैं इसे नहीं बेच रही, फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो? तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आती है क्या? रुचि ने आज पहली बार इस तरह किसी पर चिल्लाया था। प्रथम ने रुचि को देखते हुए कहा, बच्चा क्या हुआ? रोद भी अब तक वहां पहुंच गया था। जब रोद की नज़र उस पेंटिंग पर जाती है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। रोद ने रुचि को देखकर कहा, ये पेंटिंग यहाँ क्या कर रही है? रोद की बात सुनकर रुचि ने कहा, शायद गलती से आ गई है, प्लीज़ आप इसे यहाँ से घर भिजवा दीजिए। उस लड़की ने एक बार फिर से कहा, लेकिन मैं इसे यहाँ से कहीं भी जाने नहीं दूँगी। तभी रुचि ने उस लड़की से कहा, और मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझे कैसे रोकती हो। तभी रुचि ने रोद को देखते हुए कहा, अब आप बताइए इसे यहाँ से हटवाएंगे या नहीं, या मैं खुद यहाँ से लेकर जाऊँ। तभी प्रथम ने रुचि को शांत कराते हुए कहा, बच्चा शांत हो जाओ, मैं इसे यहाँ से हटवाता हूँ। तभी उस लड़की ने एक बार फिर से गुस्से में कहा, जब मैं इस पेंटिंग को खरीद चुकी हूँ, तो अब आप ऐसे कैसे इसे यहाँ से हटवा सकते हैं? तभी रुचि ने कहा, ये मेरी पति की पेंटिंग है और मेरा पति बिकाऊ नहीं है और ना ही तुम्हारी औकात है उसे खरीदने की। रुचि की बात सुनकर अब प्रथम को समझ आता है कि रुचि क्यों इस पेंटिंग को यहाँ से हटवाने के लिए बोल रही है। तभी प्रथम ने उस लड़की को देखकर कहा,
तुम्हें इसकी दुगनी कीमत मिल जाएगी। और फिर प्रथम अपने आदमी को एक इशारा किया तो वो आदमी हाँ में सिर हिलाकर उस पेंटिंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। और फिर प्रथम 1 करोड़ का चेक निकाल कर उस लड़की को दे देता है। उस लड़की ने उस चेक को फाड़ते हुए कहा, मुझे तुम्हारे इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने पैसे अपने पास रखो। तो रुचि ने रूथ का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाते हुए कहा, अब आप चलिए, क्योंकि मुझे अब यहाँ किसी की कोई बकवास नहीं सुननी। और फिर रुचि रूथ को वहाँ से लेकर चली जाती है। वहीं वो लड़की रुचि को गुस्से में घूरती रहती है। उसने रुचि को जाते हुए देखकर कहा, तुमने मुझसे वो पेंटिंग छीन ली, लेकिन बहुत ही जल्द मैं तुमसे तुम्हारे पति को ही छीन लूँगी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम भी माया सिंघानिया नहीं। रुचि का मूड पूरी तरह से खराब हो चुका था। उसे माया पर तो गुस्सा आ ही रहा था, साथ ही साथ उसे रुद्राज पर भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि रुद्र ने माया से कुछ नहीं कहा था। ये बात रुचि को और भी ज़्यादा परेशान कर रही थी। तभी बाहर आकर रुद्र ने रुचि को रोकते हुए कहा, क्या हुआ जान, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तो रुचि ने रुद्र को घूरते हुए कहा, रियली आपको नहीं पता कि मुझे गुस्सा आ रहा है क्यों? एक तो वो चुड़ैल आपकी उस पेंटिंग को लेकर मुझसे लड़ रही थी और आप उसे कुछ बोल भी नहीं रहे थे। तो रुद्र ने रुचि को देख कर कहा, और मेरी पेंटिंग यहाँ तुम लेकर ही क्यों आई थी? तो रुचि ने रुद्र को कहा, मैंने कहा ना, वो गलती से आ गई थी, मैं जानबूझकर नहीं लेकर आई थी। तभी रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, अब अगर किसी को वो पेंटिंग पसंद आ रही थी तो खरीद रहा था, इसमें मैं भला क्या ही करता। तो रुचि ने रुद्र को घूरते हुए कहा, रियली आप इतने सस्ते हो कि कोई राह चलता भी आपको खरीद सकता? रुचि की बात सुनकर रुद्र ने कहा, क्या करूं, अब मेरी बीवी ने मुझे इतना सस्ता जो बना दिया है कि कोई भी मुझे आसानी से खरीद सकता है। रुचि ने रुद्र को देखते हुए कहा, मैंने वो पेंटिंग किसी को खरीदने के लिए नहीं बनाई थी, वह मैंने अपने लिए ही बनाई थी। जब आप काम से बाहर जाते हो ना, तब मुझे आपकी याद आती है, तो मैं उन पेंटिंग्स को देख कर रहती हूँ, इसलिए बनाई है, मैंने किसी के खरीदने के लिए नहीं बनाई। रुचि की बात सुनकर रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, तो जब मैं बाहर जाता हूँ तो तुम मुझे इतना मिस करती हो, ये मुझे पता ही नहीं था कि मेरी बीवी मुझे मिस करने पर मेरी पेंटिंग को देखती है, इसलिए उसने मेरी पेंटिंग बना कर रख ली है। तो रुचि ने मुंह बनाते हुए कहा, आपको क्या ही फर्क पड़ता है, आप तो मुझे मिस करते ही नहीं हो। इस वक्त रुद्र को रुचि को देखकर बहुत ही ज़्यादा प्यार आ रहा था, लेकिन यह जगह और वक्त सही नहीं था उसके प्यार जताने का। इसलिए रुद्र ने रुचि के पास जाकर उसके कान में कहा, घर चलो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। रुद्र की बात सुनकर रुचि के कान लाल हो जाते हैं और वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो ज़्यादा देर रुद्र के पास रुकी तो वो उसे ऐसे ही टीज करता रहेगा। रुचि को भागते हुए देखकर रुद्र के फेस पर स्माइल आ जाती है कि तभी रुद्र की नज़र माया पर जाती है,
जो एक साइड खड़ी गुस्से में ही उन दोनों को ही देख रही थी। एक नज़र में माया को देखकर रोद रुचि के पीछे चला जाता है। वहीं उन दोनों को देखकर माया ने गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए कहा, तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुमने मुझसे मेरे रोद को छीन लिया और उसकी पेंटिंग को भी मुझसे दूर कर दिया। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या ही करती हूँ। अगर मैंने रुद्र को तुमसे दूर नहीं किया तो मेरा भी नाम माया सिंघानिया नहीं है। माया भी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रुद्र, रुचि, प्रथम और बाकी सभी ओबरॉय पैलेस के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचकर आदि ने रुचि को देखकर कहा, भाभी अब आप तो करोड़पति बनने वाले हो। आपकी पेंटिंग तो लोगों को काफ़ी पसंद आई। वैसे ये बताइए, आपके पास इतने पैसे आने वाले हैं तो आप उनका क्या करोगे? आदि की बात सुनकर रुचि ने खुश होते हुए कहा, मैं इन पैसों को अनाथ आश्रम में डोनेट करूंगी ताकि वहाँ के बच्चों को उनकी ज़रूरत का सामान मिल सके। उन्हें किसी भी चीज़ की परेशानी ना हो। रुचि की बात सुनकर बाकी सबके फेस पर स्माइल आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया पैलेस में माया अपने रूम में तोड़फाड़ कर रही थी। इस वक्त वो किसी पागल से कम नहीं लग रही थी। यहाँ तक कि उसने खुद को भी चोट पहुँचा ली थी। तभी माया के रूम का डोर खुलता है और राज अंदर आता है। राज ने माया को पकड़कर उसे चुप करवाते हुए कहा, ये क्या कर रही हो तुम? शांत हो जाओ बच्चा। राज को देखकर माया ने उसके गले लगकर रोते हुए कहा, मुझे किसी भी कीमत पर रुद्र चाहिए। मुझे उससे दूर कर दिया। भाई मुझे मेरा रुद्र लाकर दे दीजिए प्लीज़ भाई। माया इस वक्त बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। तभी राज ने उसे शांत कराते हुए कहा, शांत हो जाओ बच्चा, मैं तुम्हारे लिए रुद्र को तुम्हारे पास लेकर आऊँगा। बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। राज की बात सुनकर माया ने राज को देखकर कहा, आप सच बोल रहे हो? आप लेकर आओगे मेरे लिए? राज ने माया के सर को सहलाते हुए कहा, ज़रूर लेकर आऊँगा उसे, आई प्रॉमिस। प्लीज़ तुम शांत हो जाओ। वहीं दूसरी तरफ ओबरॉय पैलेस के स्टडी रूम में रुद्र, प्रथम, आदि और पार्थ अभी बैठे हुए थे। तभी प्रथम ने रुद्र को देखकर कहा, ये माया वही है ना, राज सिंघानिया की बहन? प्रथम की बात पर रुद्र ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ वो वही है। तो प्रथम ने रुद्र को देखते हुए कहा, तुमने उस वक्त कुछ बोला क्यों नहीं था? तो रुद्र ने प्रथम को देखकर कहा, क्योंकि उस वक्त मैं कोई तमाशा नहीं चाहता था। तभी प्रथम ने रुद्र को देखकर कहा, तो अब क्या करना है? रुचि को कैसे संभालेंगे अगर उसे उसके बारे में पता चला तो रुद्र ने प्रथम को शांत कराते हुए कहा, रिलैक्स, रुचि को मैं संभाल लूँगा, डोंट वरी। जब तक वो शांत है तब तक कुछ नहीं करेंगे। हो सकता है वो अब ठीक हो, बस हमें उस पर नज़र रखनी होगी। तो पार्थ ने कहा, लेकिन रुद्र मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पहले राज कैसे सामने आना, फिर माया का सामने आना, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तो रुद्र ने पार्थ को देखकर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूँगा। अभी तो बस ये देखना है कि वो आगे क्या करने वाला है।
रोद की बात पर प्रथम और बाकी सब हाँ में सिर हिला देते हैं। तभी अभी ने खड़े होते हुए कहा, अच्छा अब मैं चलता हूँ। अभी की बात पर आदि ने उसे छेड़ते हुए कहा, हाँ हाँ जाइए जाइए, आपको युक्ति भाभी की याद आ रही है, शायद भाभी भी आपको ही याद कर रही होंगी। आदि की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। वहीं अभी अपना सिर हिलाकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अगर वो कुछ बोलेगा तो ये लोग उसकी और भी ज़्यादा टांग खींचेंगे। तभी आदि ने प्रथम और पात को देखकर कहा, अब आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? आप भी अपने अपने रूम में जाइए, अपनी अपनी भाभियाँ मेरी वेट कर रही होंगी। तभी प्रथम ने आदि को देखकर कहा, ये क्यों नहीं बोलता कि तुझे अपने रूम में जाने की जल्दी है, इसलिए तू हमें यहाँ से भगा रहा है। तो आदि ने मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे कोई भी जल्दी नहीं है। अगर मैं रूम में गया तो मेरी बीवी मेरी इज्जत लूटने को ही तैयार हो जाती है। आदि की बात सुनकर प्रथम और पाथ ने हंसते हुए कहा, तेरी हालत देखकर हमें हंसी आती है। कहाँ तो तू दूसरों को डराता था और कहाँ अब कोई तुझे डराने वाला आ गया। चल कोई तो है जिससे तू डरता है। उन दोनों की बात पर आदि ने कहा, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, समझे। आदि की बात सुनकर प्रथम ने कहा, वो तो हमें दिख रहा है, जिस तरह से तू रूम में जाने के बहाने बना रहा है, तेरी हालत देखकर हम सब समझ गए हैं। और फिर वो दोनों हंसते हुए वहाँ से अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। रोद भी अपने रूम की तरफ चला जाता है और बेचारा आदि बेचारगी से अपना सिर हिला देता है। आदि अभी भी स्टडी रूम में खड़ा हुआ था। तभी दिया आदि को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाती है। दिया ने आदि को देखकर कहा, तुम यहाँ अकेले खड़े खड़े क्या कर रहे हो? क्या यहीं खड़े होकर सोने का इरादा है? दिया की बात सुनकर आदि ने उसे देखकर कहा, अरे मैं तो बस आ ही रहा था, तुम क्यों आ गई हो? तो दिया ने आदि को घूरते हुए कहा, सीरियसली मैं कब से तुम्हारा ही वेट कर रही थी, और अब जब यहाँ से सब चले गए हैं तो तुम यहाँ खड़े खड़े क्या ही कर रहे हो? तो आदि ने दिया को देखकर कहा, मैं तो बस आ ही रहा था, भाई भी अभी यहीं से गए हुए हैं। तो दिया ने कहा, तो अब तुम भी चलो या फिर यहीं खड़े रहकर सोने का इरादा है? तो आदि सिर हिलाकर वहाँ से आगे की ओर बढ़ जाता है। दिया भी आदि के पीछे पीछे वहाँ से चली जाती है। वहीं रोद के रूम में रुचि इस वक्त अपनी पेंटिंग कर रही थी, क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी रोद पीछे से आकर रुचि को अपनी बाहों में भर लेता है। रोद के ऐसे करने पर रुचि ने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? तो रोद ने रुचि के कान पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, मेरी छोड़ो, तुम बताओ, तुम इतनी रात को ये पेंटिंग लेकर क्यों बैठी हुई हो? तुम्हें सोना चाहिए ना? तो रुचि ने कहा, मुझे अभी नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा क्यों ना मैं पेंटिंग ही कर लूँ। तो रोद ने रुचि के हाथ से ब्रश लेते हुए कहा, अगर नींद नहीं आ रही है तो इसे छोड़ो और मेरे ऊपर ध्यान दो, चलो हम कुछ करते हैं। ये बोलते हुए रोद रुचि के पीछे से अपना एप्रन खोल रहा था। तो रुचि ने कपड़े ना खराब होने की वजह से पहन रखा था।
रोद की उंगलियां रुचि की गर्दन से टच हो रही थीं, जो रुचि को सिरहने पर मजबूर कर रही थी। रोद रुचि का एप्रन निकाल कर एक तरफ फेंक देता है। तभी रुचि रोद की पकड़ से छूटकर भाग जाती है। आज रुचि शरारत के मूड में थी। तभी रुचि की नज़र बालकनी पर जाती है, जहाँ पर बारिश हो रही थी। बारिश को देखकर रुचि की फेस पर चमक आ जाती है और वो बालकनी पर भाग जाती है। रुचि को बालकनी में जाता देख रुद्र जल्दी से उसे पकड़ने के लिए जाता है, क्योंकि अगर रुचि भीगी तो उसकी तबीयत खराब होना तो तय था। रोज जब तक रुचि के करीब पहुंचता है, तब तक रुचि बालकनी में पहुंच जाती है। तभी रोद ने रुचि को बुलाते हुए कहा, जान अंदर चलो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो रुचि ने मना करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे भीगना है। मैं तो कहती हूँ कि आप भी आ जाइए। तो रोद ने मना करते हुए कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं आ रहा, बल्कि तुम भी अंदर आ रही हो, वो भी इसी वक्त। तो रुचि ने कहा, नहीं, मैं नहीं आऊँगी। अगर आप मुझे अंदर ले जाना चाहते हो तो पहले मुझे पकड़िए, फिर आप ले जाइए। इतना बोलकर रुचि दूसरी तरफ चली जाती है। रुचि की ड्रेस उसकी बॉडी से चिपक चुकी थी और वो बारिश में पूरी तरह से खोई हुई थी। वहीं रोद रुचि की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था और ना जाने कब उसके कदम खुद ब खुद रुचि की तरफ बढ़ जाते हैं। रुचि अपनी दोनों बाहें फैलाए हुए थी और उसका फेस ऊपर की तरफ था। तभी उसे अपनी कमर पर किसी का हाथ रेंगता हुआ महसूस होता है। यह देखकर रुचि के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो अपना सिर पीछे रोद के सीने से टिका देती है। वहीं रोद के होंठ इस वक्त रुचि के गर्दन पर चल रहे थे और रुचि अपनी आंखें बंद किए हुए थी, रोद को महसूस कर रही थी। इस तरह से खुद से मुझको जोड़ दे तू, थोड़ा भी मुझ में ना मुझको छोड़ दे तू। तभी रोद रुचि को पलट देता है और अपना एक हाथ उसकी गर्दन के पीछे लाकर रुचि के बालों को अपने लबों से जोड़ लेता है। रोद का हाथ रुचि के गर्दन के पीछे था और दूसरा हाथ उसकी कमर पर था। दूरियां तू खाली कर दे, मुझ में सारा तू भर दे, तुझको हाँ मैं पी जाऊं, प्यास बुझा दो धीरे धीरे। रोद के होंठ रुचि की गर्दन से होते हुए उसके शोल्डर पर आ रहे थे और उसके हाथ रुचि के ड्रेस को उसकी बॉडी से अलग करने में लगे हुए थे। खुद से खाली हो जाऊं, आजा तुझसे भर जाऊं, तिनका जल जाऊं, ऐसे जला दो तैरूं में तन पे तेरे, ठहरूं आगूं में तेरे। थोड़ी देर में रुचि की ड्रेस वहीं जमीन पर पड़ी हुई थी और रोद ने रुचि को बिल्कुल खुद से चिपका कर रखा था। दोनों एक दूसरे को फैसनेट होकर किस कर रहे थे। वहीं रुचि भी रोद के शर्ट के बटन खोल रही थी और कुछ ही देर में रोद की शर्ट भी उसकी बॉडी से अलग होकर फर्श पर पहुंच जाती है। तभी रोद ने रुचि को अपनी गोद में उठाकर अंदर रूम में चला जाता है। रोद रूम में जाकर रुचि को बेड पर लेटा देता है और खुद अपना पैंट निकालकर रुचि के ऊपर झुक जाता है। रोद के होंठ रुचि के शोल्डर पर किस कर रहे थे और धीरे धीरे रुद्र नीचे की तरफ बढ़ रहा था। वहीं रुचि के हाथ रोद के बालों पर चल रहे थे और फिर धीरे धीरे वो अपनी प्यार की अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। लगभग 3 घंटे बाद
रोद रुचि के बगल पर लेटा हुआ था। वहीं रुचि पूरी तरह से थक चुकी थी और वो रोद के सीने पर अपना सिर रखकर सो चुकी थी। रोद प्यार से रुचि के सिर को सहला रहा था।